नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं ललिता। मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम देख रहे हैं आप। हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं सुगम्य भारत योजना के अंतर्गत मिलने वाली दिव्यांगों को उन सुविधाओं के बारे में जो सुविधाएं सरकार चला रही है, जो योजनाएं सरकार चला रही है, कितना लाभ उन्हें मिल पा रहा है और कितना लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, क्या वाकई वो लाभ वो उठा पा रहे हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। खासतौर से इस विषय पर भी हम चर्चा करते हैं कि कुछ वैसे दिव्यांग जो अपनी बातें सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं सीधे तौर से, तो हम एक माध्यम के जरिए उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। तो हमारे साथ पहले जो मेहमान हैं वो हैं संतोष कुमार, जो कि एसबीआई के अधिकारी हैं और उप प्रबंधक भी हैं, होम लोन डिपार्टमेंट देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दूसरी खास मेहमान है हमारे साथ डॉक्टर संगीता अग्रवाल है उनका नाम, और आपको मैं बताऊं कि लंगट सिंह कॉलेज बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से आती हैं। साथ ही साथ पीजी की प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं संस्कृत विभाग की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। जी नमस्कार। बिल्कुल, तो दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं और सबसे पहले मैं डॉक्टर संगीता आपसे बात करना चाहूँगी मैम। मेरा प्रश्न यही है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की योजनाएं चलाई जा रही है, सुगम्य भारत योजना, तो इस बारे में आप हमें क्या बताएंगी? क्या आप सोचती हैं और किस प्रकार का लाभ मिल पा रहा है दिव्यांगों को? जी, सुगम्य भारत योजना आज नहीं कई सालों से गवर्नमेंट ने चला के रखी हुई है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि पूरा भारत दिव्यांगों के लिए सुगम हो जाए। पूरे भारत में सामान्य लोगों को जो सुविधाएं प्राप्त हैं, उन सुविधाओं को दिव्यांगों को भी बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराया जा सके, यही सुगम्य भारत का मुख्य रूप से अर्थ है। अब ये देखना है कि इस क्षेत्र में हमारी सरकार या हमारा समाज किस सीमा तक दिव्यांगों को सुविधाएं प्राप्त करा पा रहा है और कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जिनको लेने में दिव्यांग अभी भी सक्षम नहीं है। तो इसके कई सारे आयाम हैं, इसके बहुत सारे आयाम हैं। जैसे दृष्टिबाधित लोगों को कहाँ बाधा हो रही है, कहाँ सुगमता का अभाव है, श्रवण बाधित लोगों को सुगमता का कहाँ अभाव है, जिनके लिए भारत सुगम अभी तक नहीं है। अस्थि विकलांग या जो चलने फिरने में अक्षम है, या जो जिनके हाथ कहीं ना कहीं जो है वो पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाते, उन लोगों को कहाँ सुगमता नहीं है अपने समाज में, अपने देश में, इसको देखना ही सुगम्य भारत का अर्थ है। और इन विभिन्न आयामों पर हम चर्चा करना चाहेंगे आपसे। लगातार चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे मैम, जैसा कि हमें बता भी रही हैं, आगे भी उनसे हम डिस्कस करेंगे। सुगम्य भारत के बारे में अगर संतोष जी मैं आपसे बात करूं, तो क्या लग रहा है आपको कि वाकई इसका लाभ मिल पा रहा है, लोगों तक पहुंच पा रहा है लाभ? सुगम्य भारत अभियान जो भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत जो दिव्यांग जन है, जो उनको जो भौतिक बाधाएँ हैं, बहुत सारे ऑफिसेज और कॉलेज अटेंड करने के लिए, तो उसको दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा ये इसका असर रहा है। आज हम देख सकते हैं कि जो हमारे कॉलेज हैं, हमारे जो ऑफिसेज हैं, उनमें रैंप का बहुत तेज़ी से निर्माण हुआ है। जो हमारे दिव्यांगजन हैं उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो कॉलेज में जो पढ़ाई के लिए जो दृष्टि बाधित लोग हैं, उनको ब्रेल लिपि का काफ़ी मुहैया कराया गया है सामग्री, ताकि उनका जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से चल सके। तो मैं अभी अपना जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे कह सकता हूँ कि सुगम्य भारत अभियान भारत सरकार की जो योजना है वो एक हद तक सफल है, लेकिन अभी इसमें और भी बहुत सारे काम होना बाकी हैं। जी, यानी कि कई और भी कार्य कर सकती है सरकार अपनी तरफ से, प्रधानमंत्री अपनी तरफ से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि दिव्यांगों को उन तमाम
तरह की सुगमता मुहैया कराई जाए जो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिनों में। लेकिन फिर भी जो लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं वो इस जो कार्यक्रम को जो चलाया जा रहा है, जो योजना जो चलाई जा रही है उसे मानते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत लोगों के बीच में कमियां रह जा रही है उन्हें भी पूर्ण करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। मैम, मेरा प्रश्न आपसे यही है कि आप काफ़ी अपने अनुभव आपको है इस क्षेत्र में, तो आप क्या कहेंगी कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो चलाया जा रहा है, योजना जो चलाई जा रही है, उसके अंतर्गत किन चीज़ों को देखने को मिल रहा है? आप काफ़ी लंबे वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य भी कर रही हैं, क्या आपका अनुभव है? देखिए, सुगमता के क्षेत्र में इसके कई आयाम हैं। केवल अस्थि विकलांग जो लोग चल फिर नहीं सकते उनके लिए रैंप बना देना एक आयाम है इसका, और इसके प्रति जन जागृति भी है, जैसा कि हमारे विजय जी ने बताया। लेकिन इसके अलावा कई और आयाम हैं जिस पर अधिक फोकस नहीं किया जा रहा है, मैं उनकी चर्चा करना चाहूँगी। सबसे पहले जो दृष्टिहीन लोग हैं उनके लिए भारत में सुगमता का अर्थ थोड़ा सा अलग है। जैसे उनको पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है जी। बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है जिस तक उनकी पहुंच नहीं है। इसके लिए एक सबसे प्रमुख कार्य जो किया जाना चाहिए वो ये कि देश भर की जो लाइब्रेरीज हैं उनमें जो डिजिटाइजेशन होता है पुस्तकों का, सभी पुस्तकों को डिजिटली फॉर्मेट में रखने की व्यवस्था हो रही है जी। उस डिजिटल फॉर्मेट में रखने के क्रम में जब आप उनका डिजिटाइजेशन करते हैं उसमें अगर आप ईपब फॉर्म में उन पुस्तकों को सेव कर लें तो आप उनका ऑडियो वर्जन भी प्रोवाइड कर सकते हैं दृष्टिबाधित लोगों के लिए। तो ये एक बहुत छोटा सा काम है, इतना सा अगर वो कर दें जिसमें कुछ और करना नहीं है, केवल एक अलग फॉर्मेट में उस डिजिटल बुक को सेव कर देना है। उसके बाद वो सारा का सारा ज्ञान का भंडार जो है उनके पुस्तकालय का वो दृष्टि दिव्यांगों के लिए सुलभ हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। एक ये आयाम है जिस पर काम नहीं हो रहा है। दूसरा ये कि देश भर में एक जनसंपर्क एवं सूचना विभाग रहता है, सभी राज्यों में रहता है, सभी जिलों में रहता है, देश में रहता है, जो समय समय पर जो जनता के लिए आवश्यक सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को वो पब्लिश करता रहता है, प्रकाशित करता रहता है। वो सूचनाएं अखबारों में प्रकाशित होती हैं, लेकिन अगर जरा सा अगर उन सूचनाओं का तो वर्ड फॉर्म में वो बनाते ही हैं, अगर 2-3 काम कर दे, अगर वो मंगल फॉन्ट में उसको टाइप कर लें और उसको ईपब फॉर्मेट में वो सेव कर लें तो 4 प्रकार के दिव्यांगों के लिए वो एक्सेसिबल हो जाएगा फॉर्मेट। जैसे अगर जो लोग सुन नहीं सकते उनको वो SMS के माध्यम से सूचनाएं दे सकते हैं, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए वो ब्रेल फॉर्मेट में सुविधाएं ईपब फॉर्मेट में अगर सेव कर देते हैं उस टाइप्ड मैटर को तो वो ब्रेलीकरण हो जाएगा। ऑडियो फॉर्मेट में चाहेंगे तो उसमें दे देंगे, लार्ज फॉन्ट में चाहेंगे तो जो आंशिक दृष्टिहीन है उनको पढ़ने के लिए बड़े अक्षरों में वो उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो ये एक छोटा सा काम उनको करना है जो कि अभी मिसिंग है, जो हमारे लोगों को अगर सरकार की ये निर्देश आ जाता है कि जो भी सूचनाएं टाइप हों वो वर्ड के साथ साथ ईपब फॉर्मेट और मंगल फॉन्ट में टाइप हों तो वो उसका लाभ सभी प्रकार के दिव्यांगों को हम दे सकते हैं, तब ये सूचनाएं सबके लिए सुगम हो सकती हैं। एक ये आयाम है जी। एक और आयाम की मैं चर्चा करूंगी कि जो श्रवण बाधित लोग हैं, श्रवण बाधित लोग उनके लिए संकेत ही उनकी मदर टंग होती है, मातृभाषा उनके लिए संकेत है। तो हमारे देश में संकेतों की एक मानक भाषा तो बनी है, लेकिन उस मानक भाषा का प्रचार प्रसार नहीं है। उसके ना होने के कारण एक न्यूज़ बुलेटिन आ जाता है 15 मिनट का, तो उतना पर्याप्त नहीं है। उसके लिए आवश्यक ये है कि जन जागृति आए, जन जन तक वो मानक भाषा पहुँचे। अगर जितने भी रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनके लिए अगर अभियान चलाया जाए, जितने गार्ड्स होते हैं उनको अगर ये सांकेतिक भाषा ज्ञान करा दी जाए कि बधिरों के साथ ये
मानक भाषा इसका प्रयोग करना है, तो किसी भी देश के किसी भी बधिर को कहीं भी किसी प्रकार की बाधा अनुभव नहीं होगी। ये छोटा सा प्रयास करना है जिससे कि हम उनके लिए भारत को सुगम बना सकते हैं। तो इन सब आयामों पर कार्य करने की आवश्यकता है मेरी दृष्टि से। अभी हम लोग सिर्फ एक आयाम पर काम कर रहे हैं जो कि रैंप बना रहे हैं, तो वो बहुत आवश्यक है। वो फिजिकल बैरियर हट रहा है, लेकिन सेंसरी डिसेबल्ड के लिए भी भारत सुगम हो, इसका प्रयास सरकार को करना चाहिए, करने की ज़रूरत है जी। बहुत बढ़िया। और लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर संगीता अग्रवाल ने अपनी बात भी रखी है। संतोष जी, मुझे ज़रा ये बताइए कि जाहिर सी बात है चैलेंजेस तो कई होते हैं। आप, अगर मैं पर्सनली ख़ास तौर से आपकी बात करूं तो आप आज एक बैंक के अधिकारी हैं, आपने एक पोजीशन अपनी बनाई है, कितना स्ट्रगल करना पड़ा और क्या अभी आप जो लोगों के बीच में देख पा रहे हैं, जो समाज में देख पा रहे हैं, वो किस तरह का चैलेंज देखने को मिल रहा है? जैसे मैं बचपन में जब पोलियो के रोग से जब ग्रसित हुआ, तो उस समय जो परिवार का जो सबल होता है वो मुझे मिला, और उसके वजह से मुझे थोड़ा सा शारीरिक रूप से फ़ायदा तो हुआ। और मैं जब पढ़ने के लिए गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई के लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था है, और जो हमारे जैसे बच्चे थे जो जिन्हें पैर में तकलीफ़ है या जिन्हें किसी और तरह का कोई दिव्यांगता है, तो उनके लिए किसी अलग तरह का कोई व्यवस्था नहीं था, और सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। जो कि आज ज़रूरत है कि जो हमारे यहाँ जो दिव्यांगजन हैं उनके शिक्षा का ज़रूरत को समझते हुए उनको अलग से शिक्षा देना चाहिए, और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ भी उनको रखना ही चाहिए, ताकि कभी ये उनके अंदर ये भावना नहीं जाए कि हम उनसे अलग हैं या वो हमसे अलग हैं। तो मेरे साथ भी ये था कि मैं हमेशा जो नॉर्मल बच्चों के साथ था उनके साथ पला बढ़ा, तो मेरे अंदर ये थोड़ा सा भावना रहता था कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ। लेकिन समाज का जो रवैया था वो मिला जुला रहता था। कभी बहुत लोग सपोर्ट करते थे, कुछ लोगों का सपोर्ट नहीं रहता था, वो तिरस्कार के दृष्टि से देखते थे। तो इन सब के बीच जो है पढ़ाई लिखाई चलती रही, और जो नौकरी है इस दरमियान पढ़ाई के बाद नौकरी में आया। तो कार्यालय में भी आज सभी लोगों का बहुत सहयोग मिलता है, सभी लोग काफ़ी मदद करते हैं। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल हैं, और हम सभी जो हैं समाज में कुछ देश के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक सोच जो है आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। बिल्कुल, प्रेरणा होना चाहिए, मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, मन में जागरूकता होनी चाहिए, और मन इतना दृढ़ और सबल होना चाहिए कि हम दिव्यांग हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ कर सकते हैं, और ये ही प्रबलता आपको आगे की ओर लेकर जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ डॉक्टर संगीता अग्रवाल जी मौजूद हैं। खासतौर से ये इन्हें राष्ट्रपति का पुरस्कार भी मिल चुका है 2019 में। तो मैम, शुभम विकलांग विकास संस्थान जो मुजफ्फरपुर में है, आप उसकी संस्थापिका हैं, ज़रा उसके बारे में हमें बताएं, और जो आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है ज़रा उसके बारे में भी हमें बताएं। जी, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से सन 1992 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद मेरे दो ही लक्ष्य थे, आत्मनिर्भर बनना और अपने राज्य में जाकर दिव्यांगों के लिए कुछ कार्य करना। मैं क्या कर पाऊंगी ये अभी स्पष्ट नहीं था। 1993 में आने के बाद मैंने शुभम दिव्यांग विकास संस्थान की स्थापना की, और इसका लोगो हमने बनाया आत्मनिर्भरत्वम शुभम, अर्थात शुभम मतलब कल्याण। आत्मनिर्भरता में ही कल्याण का रहस्य छुपा है, ये हमारे संस्थान का लोगो है। मैंने इसकी स्थापना की, और आज यहाँ दो मुख्य कार्य होते हैं। 1993 से हमने दिव्यांग बच्चों की, और खासकर जो सेंसरी इम्पेयर्ड हैं, यानी जो देख नहीं सकते या फिर जो सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालय चला रखा है। 80 विद्यार्थी वहाँ शिक्षा लेते हैं। इनको निःशुल्क छात्रावासीय और शिक्षा की व्यवस्था हम करते हैं,
हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे जिनको हम क्लास 1 से 10th तक शिक्षा वहाँ देते हैं, उसके बाद हम अपने बच्चों को यदि वो पटना आकर पढ़ना चाहें, दिल्ली जाकर पढ़ना चाहें, जहाँ वो चाहें, उनको वहाँ जाने के लिए हम गाइड करते हैं। और हमारे बहुत सारे बच्चे आज बैंक के, ब्लाइंड बच्चे आज बैंक के अधिकारी हैं, बहुत सारे हमारे ब्लाइंड बच्चे आज शिक्षक के पद पर नियुक्त हैं, बहुत सारे बच्चे एडवोकेट बन चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जो डेफ हैं वो उन्होंने अपना टेक्निकल जॉब्स जैसे फोटोग्राफी और जैसे लाइट इंजीनियरिंग इस तरह के कामों में दक्ष होकर वो अपना उन्होंने गृहस्थी आरंभ कर दी है। ये सब हो रहा है। इसके साथ साथ हमने भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत संस्थानों को हर एक राज्य में एक ब्रेल प्रेस दी जानी थी, जो कि हमने भी अप्लाई किया था। तो शुभम को 2017 में वो प्रेस उपलब्ध करा दी गई है, जो मेरे निर्देशन में वहाँ कार्य करती है। उस ब्रेल प्रेस में बिहार और झारखंड में बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट के द्वारा जो जिन बच्चों को चिन्हित किया जाता है, दृष्टिहीन बच्चों को, और सामान्य विद्यालयों में उनका नामांकन कराया जाता है, उस प्रत्येक बच्चे को वो किताबें जो बिहार टेक्स्ट बुक की हैं वो ब्रेल में हम निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं सरकार के सौजन्य से। तो वो हम सरकार के सौजन्य से वहाँ ब्रेल प्रेस चलाते हैं, जिसे चलाने का और भवन इत्यादि का जिम्मा हमारा है। सरकार ने मशीनें इत्यादि उपलब्ध कराई हैं। तो ये सब काम हमारी संस्था द्वारा किया जा रहा है और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर हम जोर देते हैं। बच्चों को केवल पढ़ाते ही नहीं हैं, वो अगर बधिर बच्चे हैं तो पेंटिंग है, स्पोर्ट्स है, ब्लाइंड बच्चे हैं तो फुटबॉल कैसे खेलेंगे, क्रिकेट, म्यूज़िक, क्विज़, कंप्यूटर्स, ये सब हम उनको सिखाते हैं। साथ ही एडीएल पर भी जोर देते हैं, जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है उस पर उनको, क्योंकि ब्लाइंड बच्चे देख नहीं सकते, तो उनको क्या है कि हर काम सिखाना पड़ता है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे तैयार होना है। तो जिसको एडीएल कहते हैं वो हम पूरा उनको देते हैं। और अकेले चलने फिरने का, जो छड़ी के माध्यम से चलने फिरने का जो प्रशिक्षण है, जिसको ओरिएंटेशन और मोबिलिटी कहते हैं, उसकी भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हैं। यही कारण है कि यहाँ से पढ़े हुए बच्चे बड़े बड़े पदों पर जाकर नियुक्तियां प्राप्त कर रहे हैं सरकार में अभी। बिल्कुल मैम, यानी कि सीधे स्पष्ट तौर से ये बताना चाह रही हैं कि केवल और केवल शिक्षा ही नहीं दी जाती है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी की जाती है और आत्मनिर्भर बनाया भी जाता है जी। संतोष जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है। आपने अपने बारे में बताया, आपने तो शिक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन आपको क्या लग रहा है इन दिनों की अगर हम बात करें, आज की बात करें, तो क्या लगता है कि जो दिव्यांग होते हैं, जो मुखबधिर बच्चे हैं या जो देख नहीं सकते हैं, उस तरह के बच्चों में कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, स्कूलिंग और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, जो आज का जो दौर है उसमें शिक्षा का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आ रही हैं। तो इन सब के आने के बाद जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनके शिक्षा का भी मतलब जो महत्व है वो घट जाएगा। तो जो आमतौर पे जो हमारे जैसे दिव्यांगजन हैं, तो उनके शिक्षा को और ज़्यादा जोर देना होगा, ताकि वो जो है आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में भी जान सके, समझ सके, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, तकनीक जो है बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में या पिछले 20 सालों में किस तरह से दुनिया तेज़ी से बदली है, और जो शिक्षा का स्तर है उसमें उस तरह से गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है। तो ये ज़रूरी है कि जो समय के साथ जो शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार हो, और जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो शिक्षा हो वो दृष्टिहीनों को और जो मूक बधिर लोग हैं उनको भी मुहैया कराई जाए, ताकि जो आने वाले समय में जो दौर है अभी टेक्नोलॉजी का, उससे कदम ताल कर सके जो दिव्यांगजन हैं। बिल्कुल, यानी कदम से कदम मिलाकर चल सके। मैम, आप मुझे बताइए ज़रा कि आप काफ़ी लंबे वर्षों से संस्कृत की विद्या दे रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो मुझे ज़रा ये बताइए कि
आप जब लोगों के बीच पहुंचती हैं, आप जब बच्चों के बीच पहुंचते हैं, ठीक है, विद्यालय में जब जाते हैं, जब कॉलेज में जाते हैं, तो किस तरह का अनुभव आप करती हैं? जी, मैंने 1996 में बीपीएससी से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुआ था लंगट सिंह कॉलेज में। तो आरंभ में क्योंकि सभी शिक्षक तो दृष्टिवान थे, दृष्टिहीन सिर्फ मैं थी जी। तो विद्यार्थी थोड़ा झिझकते थे मुझसे बात करने में। लेकिन जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स को उन्होंने सुना, मेरे व्याख्यानों को सुना और समझा, और उन्हें लगा कि मैं उनको जो पढ़ाती हूँ वो दूसरे लोगों से भिन्न नहीं है, तो उनके साथ मेरी जो कोऑर्डिनेशन था बहुत अच्छा हो गया, रेपो अच्छा बिल्डअप हो गया। और आज ये स्थिति है कि अगर मैं कॉलेज नहीं गई तो कई बच्चे तो कहते हैं हम कॉलेज नहीं आएंगे जी। ऐसी स्थिति है। मतलब बच्चे बहुत प्रसन्न रहते हैं, उनको मैं नए नए तरीक़ों से पढ़ाती हूँ, और सिर्फ एक तरफा नहीं पढ़ाती हूँ, मेरा इंटरेक्टिव मेथड रहता है पढ़ाने का, क्योंकि देख ना सकने के कारण कौन बच्चा क्लास में ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसको जानने का मेरा एकमात्र मेरे पास उपाय रहता है कि मैं क्लास को इंटरेक्टिव बनाऊँ। जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ बीच बीच में प्रश्न करूँ अलग अलग विद्यार्थियों से। जी। तो जब मैं ये ऐसा करती हूँ तो हर एक विद्यार्थी मेरे यहाँ सावधानी से अटेंटिव होकर सुनता है, पढ़ता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि आपने एक अलग तरीका ही निकाल दिया है उन्हें पढ़ाने और समझाने का। बिल्कुल। हमारे पास समय बेहद कम बचा है, बेहद चंद शब्दों में जरा मुझे ये बताइए कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगी समाज के लोगों को? बेहद कम जी, समय है मैं हमारे समाज पास। के लोगों को ये कहना चाहूँगी कि दिव्यांग व्यक्ति यदि अगर वो आँख से नहीं देख रहा है या कान से नहीं सुन रहा है या चल फिर नहीं सक रहा है, तो उसकी एक अक्षमता को उस व्यक्ति पर आरोपित न करें। जी। उसकी उस अक्षमता को वो कैसे दूर करे, उसमें वो उसकी मदद करें। और सरकार के लिए भी मेरा सुझाव है कि सुगम्य भारत अभियान आपने चला रखा है जी। तो उसमें कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, इसके लिए आप विशेषज्ञों की बैठक करके उसको आप छोटी छोटी कमियों को दूर करने के लिए आप प्रयास करें। बिल्कुल। जिससे कि बहुत इसको प्रभावी ढंग से लागू किया जा बिल्कुल सके। और जिन लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है उन तक लाभ भी पहुंच सके। जी। आप दोनों ही खास मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच आए और हमारे दर्शकों से इतनी सारी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। बिल्कुल, तो आप देखते रहें बिहार दूरदर्शन। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।